पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होते हमने देखा, शायद एक हिस्सा आपका अस्पताल भी उसका रहा होगा। कितनी समस्याएं उस वक्त आपको आई? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, उसके बाद अगला सवाल। सबसे पहले बात यह है कि जो हॉस्पिटल में हम लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि ऑक्सीजन के उस वक्त अचानक इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई और किल्लतें होने लगी कि उस स्थिति में लोग बाहर आके खड़े होते थे और समस्याएं होती कि हमारे पास ऑक्सीजन वाले बेड कम से कम हुआ करते थे। तो उस स्थिति में होता था कि हम लोग कहीं से भी रात भर दिन में सब लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जाके अपना ऑक्सीजन का प्लांट की व्यवस्था करते थे, सिलेंडर को रिफ़िल करवाते थे। रिफ़िल करने का भी जो सिस्टम हुआ करता था वो उस वक्त इतनी ख़राब स्थिति में थी कि एक डीएम से भी बात करना पड़ता था कि भाई एक सिलेंडर के लिए, कि वो भी कभी कभी फ़ोन नहीं उठाते थे। स्थितियाँ बहुत बिगड़ती चली जाती थी। हमारे पास कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि 4 पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पे हैं, 5 ऑक्सीजन पे हैं, और वो स्थिति ऐसी होती थी कि हम लोग समझ में नहीं आता था कि अब अगले 2 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म होगा तो हम लोग कैसे क्या करें। उस स्थिति के लिए पेशेंस रख पा करके कोशिश किया, फिर उस चीज़ों जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन की सरकारी तरफ से जो सहायता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और जब आपने अप्रोच किया तो उस अप्रोच का किस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिला? जी, कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ अधिकारी ऐसे होते थे कि जो कि पॉजिटिव करते थे, वो भी कोशिश करते थे। सरकार भी एक्चुअली चूँकि संसाधन कम होने की वजह से सरकार के सामने भी बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके पास भी जितने ऑक्सीजन के लिक्विड टैंक्स आते थे उसी में सारे हॉस्पिटल को मैनेज करना पड़ता था। तो थोड़े थोड़े हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर भी धीरे धीरे स्थिति हो के ठीक होने लगे फिर। बिल्कुल, और उम्मीद उसी की जा रही है कि यहाँ से जो स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि जो समस्याएं हमने देखी हैं पिछले कोरोना काल में कम से कम वो दोहराए ना जाए। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक ऑर्थोपेडिक्स होने के नाते किस तरीके से मरीज जब आपके पास आते थे, क्योंकि अस्पताल भी मरीज जाने से उस वक्त बच रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा उस वक्त खतरनाक जगह और सुरक्षित जगह भी दोनों अस्पताल ही मानी जा रही थी, तो मरीजों का माइंडसेट क्या होता था उस वक्त? उस वक्त जब हमारे पास मरीज आते थे ज़्यादातर तो ऑर्थोपेडिक्स वाले ही पेशेंट होते थे, खासकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट से संबंधित होते थे। ऐसे मरीजों को हम पहले तो आइसोलेशन में रखते थे, जिससे उनका पहले RT-PCR कराया जाए, सेग्रीगेट करके अगर जो कोई पॉजिटिव पेशेंट उनमें से होता था तो उनका ऑक्सीजन वगैरह का पूरा इंतजाम करके अलग फ्लोर पर एडमिट करते थे। बाकी फिर जो इमरजेंसी मैनेजमेंट जो कुछ करना होता था उसके बाद ही करते थे। मैं जैसा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो ऐसे में हमारे पास जो पेशेंट आते थे ऑर्थोपेडिक्स वाले, इमरजेंसी वाली मरीज आते थे, ट्रामा के पेशेंट आते थे। ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट्स के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना रखे होते हैं। ऐसे जब कोई पेशेंट आता था तो उसको सबसे पहले तो RT-PCR वगैरह करा के उसको मतलब ये मैंडेटरी था कि औरतों के लिए भी अगर आ रहे हैं तो RT-PCR अनिवार्य होगा? RT-PCR कराते थे, लेकिन अगर जो तुरंत कुछ करने वाला होता था तो हम पूरी प्रिकॉशन के साथ उसका ट्रीटमेंट करते थे तुरंत। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रिकॉशंस ली जाए और उसके बंदोबस्त उस दौरान किए गए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको एडमिट करते थे। एडमिट करने के बाद जो अगर जो वो पॉजिटिव निकलता था तो पॉजिटिव के हिसाब से उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते थे, अलग फ्लोर पे उसको एडमिट करते थे। और अगर जो नेगेटिव होता था तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरफ। क्योंकि अस्पतालों की स्कैर्सिटी हमने देखी, डॉक्टर्स की स्कैर्सिटी देखी है, संसाधनों की कमी हमने देखी, तो उस वक्त क्या आपका अस्पताल कोरोना के लिए, मरीजों के लिए, कोविड के लिए भी आपने उसमें तब्दील किया? वो ऐसे मरीज भी मैंने भर्ती किए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिनमें ऑर्थोपेडिक्स की जरूरत नहीं थी। हमारे पास कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ आते, जिसकी वजह से मैंने कुछ बिल्कुल वाकई काबिले तारीफ है, बधाई मैं आपको देना चाहूंगी, क्योंकि कोविड का अस्पताल न होने के बावजूद, चूंकि रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें भी आपने सहायता का हाथ आगे बढ़ाया और कोविड के पेशेंट्स को भी आपने भर्ती यहाँ पर दी। डॉक्टर मोहित, मैं आपसे समझना चाहूंगी किस तरीके से एक्सपीरियंस को अगर मैं साझा करने के लिए बोलूँ तो ब्रीफ में अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दूसरी लहर, क्योंकि हम लोग कोरोना की पहली लहर के दौरान तो कुछ समझते नहीं थे, लग ऐसा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत कुछ हम जान चुके हैं, लेकिन जिस तरीके की तबाही का मंजर हमने देखा लगा कि शायद कुछ नहीं पता अभी भी। मैं सबसे पहले जो भी डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया है, जो भी हेल्थ वर्कर्स थे और पर्टिकुलरली स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ जिन्होंने हेल्प करी, मैं उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, जोरदार ताली एक बार तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए हो जाए, क्योंकि वाकई में उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। उनकी फैमिली जो कि रोज वो घर से बाहर निकलते हैं, घर में जाते हैं, उनको ये भी डर है कि मेरे घर में किसी को ना हो जाए, फिर भी वो जा रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा पेट्रियोटिज्म हो सकता है इंडिया में। मतलब इट वॉज वेरी ग्रेटफुल ऑफ देम, और मैं अपने भी स्टाफ जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम भी इस खास सत्र को हर अधिवेशन में शामिल करते हैं ताकि
आप जैसे तमाम डॉक्टर्स को और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे, कोरोना वॉरियर्स रहे, हौसला अफजाई कर सके, सभी को बधाई दे सके। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि अब स्थिति है उत्तर प्रदेश में फिलहाल की जो मौजूदा परिस्थितियों के बारे में बात करें तो स्थिति काबू में है, और लखनऊ की विशेष तौर पर बात करें तो एक वक्त ऐसा था दूसरी लहर के दौरान जब लखनऊ को उत्तर प्रदेश का वुहान कहा जा रहा था, लेकिन उस दौर से इस दौर की तस्वीर को आप बदलते हुए देख रहे हैं। कैसे समझाना आप हमारे दर्शकों को चाहेंगे, क्योंकि बेहतर हो रही है स्थिति, क्या समझे कि वायरस कमजोर पड़ रहा है? हेलो हेलो देखिए, इसमें हमने ये देखा है कि ये साइकिल्स में आता है वायरस। ये इस समय जो है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति को अगर हम देखें तो अमेरिका में इस समय काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। तो हम ये इस चीज़ को हमको बहुत केयरफुली समझना होगा कि भारत में भी तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर साहब ने जो एस्टिमेट दिया था वो 1 महीना पहले लगभग 1.5 महीने 2 महीने के आसपास के बाद का दिया था। इस समय अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अलग लोगों, जो मेरा मानना ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी राज्य सरकार का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि केसेस कम होते गए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है। गांव-गांव में लोग जो हैं, शहरों में तो लोगों से उम्मीद की जाती है कि वैक्सीनेशन अच्छे से करवाएंगे, लेकिन गांव में भी जो सूचना है वो सरकार ने अच्छे से पहुंचाई है और वैक्सीनेशन काफ़ी स्पीड से चल रहा है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक चीज़ ही बचा सकती है जो शुरू से चल रहा है, वैक्सीनेशन, और दूसरा जो है दूरी बनाए रखना, बहुत ज़्यादा एक जगह एकत्रित ना होना। तो अभी तक की जो परफॉर्मेंस जो है देखा जाए राज्य सरकार की दूसरे राज्यों के मुकाबले, वो काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि 24 करोड़ की जनता के साथ इस तरह के वायरस को कंट्रोल करना मुश्किल चीज़ है। का परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि और भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि परफॉर्मेंस ठीक रहा है, क्योंकि इसमें कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। इसमें या तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस होता है, या ख़राब होता है, या बहुत ख़राब होता है। तो इस चीज़ को, परफॉर्मेंस को ठीक ठाक कहा जा सकता है। जो सरकारी आंकड़े मैं देख रहा हूँ कि सरकारें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगा रही हैं, राज्य सरकार लगा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी लहर की तैयारी है। मुझे इसका पूरा विश्वास है कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो उसको संभालने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल, उन विषम परिस्थितियों से निकलकर आज उत्तर प्रदेश आज की स्थिति में है, तो वाकई उत्तर प्रदेश कोरोना के दौर में एक मॉडल के रूप में बनकर उभर रहा है। डॉक्टर शैलेश, लेकिन हालात जो है अभी बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। लखनऊ की ही मैं बात करूं, क्योंकि लखनऊ का जो मंजर था वो सबसे ज्यादा भयावह था, इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के वुहान के तौर पर उसको देखा जाने लगा था। एक वक्त ऐसा भी था दूसरी लहर के दौरान, लेकिन अब मामले बहुत कम आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो भी जो हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी एडमिट है मरीज, उनके आ रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ था, उससे एक भी मामला सामने नहीं आ रहा है। उसको कितनी बड़ी सक्सेस के तौर पर आप देखते हैं? क्या समझा जाए कि अब अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे खतरा नहीं? देखिए, इसमें खतरा तो अभी भी बना हुआ है, पर ये जो लोग बता रहे हैं कि थर्ड फेज आने वाला है, थर्ड फेज आने वाला है, अगर जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, बाकी सब चीज़ें, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जो थर्ड फेज के चांसेस हैं वो कुछ हद तक मिनिमाइज किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, अभी जितनी जगह CSC PSC सब जगह जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, तो अब अगर इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो भयानक स्थिति नहीं बन पाएगी जो पिछली सेकेंड वेव में देखा गया था। अभी क्या है कि हम लोग सारे हॉस्पिटल्स अभी भी हम लोग RT-PCR कर रहे हैं, और उस पर देख रहे हैं कि कोई भी पेशेंट अगर नया एंट्री करता है तो उसको आइसोलेट वार्ड में डाल के फिर हम लोग उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, निगेटिव निकलने के बाद फिर हम लोग फर्दर उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें लग रहा है कि हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, लोग को भी अब समझ में आ रहा है। पहले लोग इसको बहुत लाइटली लिया करते थे, जिस समय की शुरू में आया था, लोगों की लापरवाही की वजह से बहुत सी जाने गई, पर अब लोगों को समझ में आ गया है कि हमें इससे कैसे बचना है और इसके क्या बचाव के रास्ते हैं। बिल्कुल, लोगों को समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वक्त वक्त पर हम भी कहते रहते हैं कि उनके बिना सहयोग के इस महामारी की जंग में फतह तो कम से कम नहीं हम हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ, यही सवाल मैं दूसरे तरीके से आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर, क्योंकि जब वैक्सीन नहीं आई हुई थी कि
एक ऑप्शन ये भी था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली जाए जल्दी से जल्दी, उससे भी रफ्तार को रोका जा सकता है और खत्म भी शायद किया जा सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन भी अब युद्ध स्तर पर प्रदेश में हो रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर हो रहा है इसलिए लगाम लग पाई है, या फिर लखनऊ की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर डेवलप हो गई और यही वजह है कि न के बराबर आंकड़े आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए। इसमें वैक्सीनेशन लगभग मोर देन 70% 80% पहुंच रहा है। आने वाले समय में हो सकता है आ जाए थर्ड वेव, लेकिन वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है कि इस डिजीज़ को रोकने के लिए। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती मरीज़ और मरीजों के अटेंडेंट्स को समझाने के लिए कि आपस में ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, हाथ लगातार धोते रहें। हर मरीज से कभी बात करिए तो यही बोलते हैं कि कोरोना तो ख़त्म हो गया, कोरोना तो रहा नहीं। इस तरीके की बातें जो होती हैं, तो पब्लिक में एक संदेश यही देना चाहता हूँ कि कम से कम डॉक्टर की बात सुने और समझें अपने बचाव के लिए। बिल्कुल, और साथ ही साथ अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, और इसी तरीके से शायद हम इन डॉक्टर्स का सहयोग कर सकते हैं ताकि परेशानियां मुश्किलात ज्यादा ना आए। डॉक्टर मोहित, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर पर व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं? कोविड के दौरान तो अव्यवस्थाओं का मंजर और तस्वीरें हमने देखी, लेकिन अब हालात में सुधार है, संसाधनों को भी पूरी तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन इसके इधर जो और स्पेसिफिक सुविधाएं होती हैं जिसके लिए लखनऊ से बाहर या यूं कहें कि मोहनगंज से बाहर जाना पड़ता है मरीजों को, तो उन सुविधाओं को लेकर आपको क्या कुछ कहना? जब भी किसी के अंदर लक्षण आते हैं तो हमेशा ये देखा गया है कि आज सब लोग आरटीपीसीआर कराने के लिए भागते हैं। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 2 दिन में आ रही है, पहले 2 दिन में आती थी, फिर 4 दिन में आनी शुरू हुई, 5 दिन में आनी शुरू हुई। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से यही वो है संबोधन है कि अगर आपके अंदर लक्षण है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए, क्लिनिक में जाके मिलिए, जो भी आपके आसपास हो उनसे जाके मिलिए। डोंट वेट कि आपकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम इलाज शुरू कराएंगे, क्योंकि देरी से ही जानलेवा, एक तरीके से जितना हम टाइम लगाएंगे इलाज कराने में उतना ही जानलेवा वो साबित हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि साबित हुआ है, वरना इलाज इसका पूरा पूरा हो रहा था। रेडियो स्कैनिंग को लेकर भी आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था जिसको लेकर अक्सर मरीजों को बाहर जाना पड़ता है, उसको लेकर अगर आप थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहें। जैसे मैंने अभी बताया कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स लेट हो रही थी, तो उस कंडीशंस में सीटी स्कैन बहुत बेनिफिशियल था। सीटी स्कैन क्योंकि हम लोग फौरन करते हैं और उसकी रिपोर्ट एकदम मिल जाती है, तो उसने आरटीपीसीआर को एक तरीके से रिप्लेस किया था। लेकिन ऑफ कोर्स वो आरटीपीसीआर को 100% तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन सीटी स्कैन वाज वेरी बेनिफिशियल इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा खबरें ऐसी भी आ रही थी कि आरटीपीसीआर में एकदम एप्ट रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सीटी स्कैन जरूर करवाइए। बड़ी तादाद में मरीज सीटी स्कैन को भी ऑप्ट कर रहे थे। उसको लेकर क्या सजेशन आप यहाँ से दर्शकों को देना चाहेंगे, क्योंकि दावा ये भी था कि वो भी नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए? एक्चुअली ये देखा ही गया है कि जब भी कोई जैसे महामारी है या कुछ है, तो लोगों में भेड़ चाल होती है। जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं भी हैं वो भी सीटी स्कैन करा रहा था। ये मतलब नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर सिम्टम्स है उसी को कराना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर एडवाइस डॉक्टर साहब यही दे रहे हैं कि सिम्टम्स हो तभी करवाना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा मेजर सिम्टम हो। आरटीपीसीआर से अगर आप बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप कहना चाह रहे हैं कि सीटी स्कैन की तरफ आप रुख कर सकते हैं। एक्चुअली उस समय क्या हो रहा था कि रिपोर्ट्स काफ़ी लेट हो रही थी आरटीपीसीआर की, तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और हॉस्पिटल भी सारे फुल थे। तो ये था कि कुछ ना कुछ जांच आदमी को करानी होती है टू गेट एडमिट, तो वो सीटी स्कैन करा रहे थे। लेकिन फिर भी सिम्टम्स हो तो ही कराएं, या फिर सीधी सी बात है डॉक्टर से पूछ के कराएं। डॉक्टर कह रहा है, एडवाइस कर रहा है तो कराएं, अपने आप खुद के डॉक्टर ना बने। बिल्कुल, यहाँ पर अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें किसी भी प्रकार की समस्या होती है। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि बुखार को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान थे, लेकिन आजकल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश रहस्यमय बुखार की जद में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर डेंगू के भी मामले सामने आ रहे हैं। वायरल तो मौसमी बीमारी है ही। ऐसे में सजेशन यहाँ से दर्शकों को क्या देना चाहेंगे कि एकदम से घबराना नहीं है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर चूंकि बार बार आशा कोविड टेस्ट ही करवा लिया जाए अगर थोड़ा सा भी बुखार है तो? देखिए, ये इस समय जो बरसात का समय है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे आपका मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी आजकल बढ़ रही हैं। जो वायरल राइनाइटिस है, जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है, सर्दी जुकाम, उसकी वजह से भी बुखार होता है। उसके अलावा डेंगू करना है कि भाई आपको क्या दिक्कत हो। पहले पिछले जो कोरोना है उसको भी, उसके लिए भी हमारी समझ में काफ़ी, तो इसलिए सिर्फ जो है डॉक्टर के साथ बातचीत करनी है, डॉक्टर्स को दिखाना है, और आज के समय जो है हैंडल करने के लिए तो बुखार से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत विडंबना डॉक्टर्स के सामने भी उस वक्त बनी हुई थी वो एक तरीके से साफ हो गई, तो मरीजों ने, जैसा कि जिक्र डॉक्टर प्रवीण ने किया कि लोग पैनिक कर जाते हैं, और ये हम समझते हैं कि जब चीजें यहाँ आपके दिमाग में चढ़ी हैं
फिजिक्स हो सकते हैं तो आप नहीं हो पाते हैं। ऐसे में क्या डिसाइडिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए, उसको लेकर भी बंदोबस्त होने चाहिए। एक्चुअली जब पब्लिक को होता क्या कि जब कोई किसी को कोरोना का सिम्टम पता चलता है या उनको ये पता चलता है कि हमारा RT-PCR पॉजिटिव है, उस केस में क्या हो, सबसे पहले लोग पैनिक हो जाते हैं और बन जाती है कि उस पैनिक घर पे रह के ही उनको लगता है कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, हमें ये लगता है कि वो डॉक्टर्स को संपर्क नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम ये है कि सबको सबसे पहले डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। उसके बाद से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि 2-4 दिन 5 दिन लोग वेट करने के वजह से बाद में उस स्थिति में हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए कि हमें पहले के हॉस्पिटल को अप्रोच करना चाहिए और सिस्टमेटिक उसके ट्रीटमेंट्स हैं उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अगर हम डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो हमें लगता है कि मोर्टेलिटी रेट जो कोविड के वजह से उसको थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी कि किसी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान न दें। उसके लिए डॉक्टर सिद्धार्थ ये भी जरूरी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। उसको लेकर तस्वीरें हमने कोरोना की पहली लहर ये देखी कि जागरूकता को लेकर कई स्कीम्स और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपसे अगर स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँ कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मूव कर रही है और लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। कोरोना से जीतने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी 2 ही पॉइंट्स हो सकते हैं। नंबर 1 वैक्सीनेशन, दूसरा एजुकेशन। जनता जब तक समझेगी नहीं कि कैसे फैलता है कोरोना और उससे बचाव नहीं करेंगे तब तक ये कोरोना ऐसे ही फैलता रहेगा। वैक्सीनेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पब्लिक में अगर जो ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि कैसे कोरोना को से बचा जा सकता है तब तक कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे बढ़ते रहेंगे और बिल्कुल पूरी संभावना है कि तीसरी लहर आ सकती है। बिल्कुल, एजुकेशन और अवेयरनेस 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इन बीमारियों को लेकर एजुकेट नहीं होंगे तब तक अवेयरनेस नहीं फैला पाएंगे, ना ही अवेयर डॉक्टर मोहित हो पाएंगे। कितना जरूरी आप समझते हैं आज की तारीख में अवेयरनेस को फैलाना, एट द सेम टाइम रिसोर्सेज का जो अभाव हमने देखा है उसको पूरा करना? क्या आप इसको इक्विलेट करके देखते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, पलड़ा कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो है उसका थोड़ा सा भारी होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा कम है? मेडिकल सुविधाएं तो अच्छी हो रही हैं और आने वाले समय में और भी दुरुस्त हो जाएंगी। एक्चुअली अगर कोई भी महामारी फैलेगी या कभी भी कुछ इस तरीके की कंडीशंस आएंगी तो रिसोर्सेज हमेशा ही कम पड़ेंगे। इंडिया ऐसी कंट्री में तो पड़ेंगे जहाँ जनसंख्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे हम कितने भी रिसोर्सेज बढ़ा लें। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा काम करती है जो कि आप लोग के चैनल्स हैं, अखबार है, उससे फैल सकती है, या कोई माउथ टू माउथ जैसे हम लोग डॉक्टर्स वगैरह देते हैं। बिना अवेयरनेस के रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी। डॉक्टर प्रवीण, आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे, क्योंकि कई सवाल लोगों के जहन में बहुत कंफ्यूज हैं, मौसमी बीमारियों को लेकर भी, कोविड को लेकर भी, तीसरी लहर को लेकर भी। एडवाइस यहाँ पे क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? मेरी तरफ से बस एक एडवाइस ये है कि सात्विक भोजन लें, योगाभ्यास करें और किसी भी कोई भी ऐसा कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो चिंता न करें, शीघ्रातिशीघ्र जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मुझे लगता है कि हमारी जो इस समय की परिस्थिति है वो काफ़ी बेहतर है और आगे भी बेहतर ही रहेगी, सब कुछ अच्छे से रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि स्थिति जो बेहतर हुई है इसी फ्लो में आगे बढ़े और आप लोग का जो सहयोग अब तक मिलता रहा है वो और आगे बढ़कर बड़े स्तर पर मिले, और उम्मीद ये है कि जनता भी इसमें पूरा सहयोग करेगी। मिर्जा गालिब कह गए हैं कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुम्हें पता लगने तक। आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि आप ये उम्मीद तो करते हैं कि सरकार आपके हक की नीतियां बनाए, उसमें कोई उपेक्षा ना करे, लेकिन साथ ही साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो मेडिकल संस्थाएं, हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, ये भी अपनी लीग से हटकर व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ आप ही के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने कर्तव्यों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे और आज भी अभी भी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए और विस्तार से बताने के लिए, जो कंफ्यूजन लोगों के जहन में चल रहा है उसे दूर करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स के लिए और हमारे इस सत्र के खास मेहमान के लिए। धन्यवाद।